हमारे देश की सुरक्षा के लिए अब हर कोई बॉर्डर पे तो जाके नहीं लड़ सकता, पर हम घर बैठे रुपे कार्ड का इस्तेमाल करके अपने देश की सेवा जरूर कर सकते हैं। साल 2018 के एक स्पीच में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कही गई ये बात और साथ ही इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई कुछ मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेटजी से रुपे कार्ड का मार्केट शेयर जहां 2013 में 0.6% था, मोदी जी के आने के बाद मतलब कि सिर्फ 6 साल में इसका मार्केट शेयर 63% हो गया। पर क्या सिर्फ रुपे कार्ड के पास ज्यादा मार्केट शेयर होना ही वीजा और मास्टर कार्ड को थ्रेटन कर रहा है? और अगर नहीं तो आखिर क्यों वीजा और मास्टर कार्ड ने अपनी यूएस गवर्नमेंट को रुपे के खिलाफ कंप्लेंट किया है? और क्या अब हो जाएगा भैया इंडियन मार्केट के अंदर वीजा और मास्टर कार्ड का द एंड? जानेंगे इस वीडियो में हमें सब कुछ और भी बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज की बिजनेस केस स्टडी के अंदर। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो बिजनेस केस स्टडी पे आने से पहले चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो कार्ड पेमेंट नेटवर्क्स हैं जैसे कि वीजा है, रुपे है, मास्टर कार्ड है, ये आखिर काम कैसे करते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है कार्ड पेमेंट नेटवर्क, मतलब कि कार्ड के थ्रू आप जो भी पेमेंट करते हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, कैसा भी कार्ड हो, आप कार्ड के थ्रू जो भी पेमेंट करते हो उस पूरे प्रोसेस को नेटवर्किंग करना है इन कार्ड कंपनीज का काम होता है। थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन दो बैंकों के बीच में होता है। एक होता है सेंडर जिससे पैसा निकलता है, इसे कहते हैं इशूइंग बैंक्स। एक होता है रिसीवर जो पैसा रिसीव करता है, इसे कहते हैं एक्वायरिंग बैंक। नाउ लेट्स से कि आप जाते हो बिग बाजार शॉपिंग करने के लिए और आपका जो पूरी खरीदारी का जो बिल बना है वो बना है 5,000 का। आपको उसको पेमेंट करना है अपने कार्ड के थ्रू और आपके पास जो कार्ड है वो एसबीआई का वीजा कार्ड है। दूसरी तरफ बिग बाजार है जो कि एक मर्चेंट के रूप में काम करता है और वो कार्ड के थ्रू जितना भी पेमेंट रिसीव करता है उसके लिए उसने एक पीओएस मशीन रखा हुआ है और उसका जो अकाउंट है वो आईसीआईसीआई के अंदर है। अब आप जैसे ही अपने कार्ड को उस पीओएस मशीन के अंदर एंटर करते हो तो वो सिस्टम आपके कार्ड की डिटेल्स और जितना अमाउंट ट्रांजैक्ट करना है उसका सारा इंफॉर्मेशन भेज देता है मर्चेंट्स के बैंक को, जो कि हमारे केस में आईसीआईसीआई है। देन आईसीआईसीआई उसी इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हुए आपके कार्ड नेटवर्क के पास, जो कि इस केस में हमने वीजा को लिया हुआ है, उसको बोलेगा कि पेमेंट प्रोसेस को और आगे बढ़ाया जाए। अब आपका कार्ड नेटवर्क आपके आईसीआई बैंक से रिक्वेस्ट करेगा कि आईसीआईसीआई वाले उधर से पैसा मांग रहे हैं, अगर आपके पास है तो दे दो और पूरे प्रोसेस को ऑथराइज करो। बेसिकली ये यहाँ रिक्वेस्ट करेगा। अब अगर आपके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए पड़े होंगे तो एसबीआई बैंक आपके कार्ड नेटवर्क की जो रिक्वेस्ट है उसको अप्रूव करेगा और ऑथराइजेशन दे देगा एक कोड के जरिए और वहां से पैसे भेज देगा आपके कार्ड नेटवर्क के पास जो कि वीजा है। देन आपका वीजा कार्ड उस पेमेंट अप्रूवल को पीओएस मशीन के जरिए आईसीआईसीआई के पास भेज देगा और तब वो पीओएस मशीन इस पूरे सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन का एक प्रिंटेड रिसीट निकाल के दे देगा कि हाँ भैया अब पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो चुका है। शॉर्ट में बोले तो ये जो रुपे कार्ड है, वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, ये एज ए इंटरमीडिएरी काम करते हैं दो बैंकों के बीच, इशूइंग बैंक और एक्वायरिंग बैंक। यहाँ हमने लिखा है एसबीआई और आईसीआईसीआई। लेकिन जब कोई इंटरमीडिएरी काम करता है तो पैसे भी चार्ज करता है, तो यहीं पर मेन बिजनेस शुरू होता है। अब यहाँ 3 धुरंधर है, एक है इशूइंग बैंक्स, एक है आपका कार्ड कंपनी, कार्ड एसोसिएशन वाला, और तीसरा है एक्वायरिंग बैंक। अब भैया कार्ड किसका है? कार्ड है एसबीआई का। तो सबसे पहले वहां ये उससे चार्ज करता है जिसको बोलते हैं स्विचिंग फी। अब पैसा भेज कौन रहा है और किसके जरिए भेज रहा है? तो पैसा भेज रहा है भैया इशूइंग बैंक से एसबीआई भेज रहा है और इस कार्ड नेटवर्क बोले तो वीजा के जरिए भेज रहा है आईसीआईसीआई बैंक के पास। तो ये इशूइंग बैंक एसबीआई अपने पास से पैसा निकाल के भेज रहा है एक्वायरिंग बैंक के पास, तो इसके लिए भी चार्ज करते हैं जिसको बोलते हैं इंटरचेंज फी। लेकिन ये जो पैसा भेज रहा है इसको ये अकेले तो नहीं भेज पा रहा है, बीच में एक इंटरमीडिएरी है, एक कार्ड नेटवर्क है जिसके थ्रू पैसा होकर जा रहा है। तो ये दोनों मिलकर के जो चार्ज करते हैं इनसे उसको बोलते हैं एमडीआर, बोले तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब ये चार्जेस आखिर कितने कितने होते हैं? तो ये चार्जेस डिपेंड करते हैं कि आप कार्ड कौन सा यूज करते हो, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड। जैसे कि अगर मैं एवरेज परसेंटेज की बात करूं तो ये वेरी करता है 0.5% से लेकर 3.5% तक। लेकिन अगर आप वीजा या मास्टर कार्ड का डेबिट कार्ड यूज करते हो तो उस पर कैप लगा हुआ है जो कि होता है 0.9%। लेकिन अगर आप उसका क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो उसका वेरी करता है 0.5% से लेकर के 3.5% तक। पर ये क्रेडिट कार्ड में ज्यादा चार्जेस क्यों? क्योंकि यहाँ रीपेमेंट का प्रोसेस होता है। अब 2012 के पहले हमारे पूरे इंडियन कार्ड मार्केट के अंदर सिर्फ वीजा और मास्टर कार्ड ही सबसे बड़े डोमिनेंट प्लेयर थे। लेकिन 2009 में आरबीआई ने ये नोटिस करा कि हमारे भारत के अंदर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और जो मर्चेंट्स है वो भैया इन फॉरेन कार्ड कंपनीज पर ही डिपेंड है। और तभी आरबीआई के अकॉर्डिंग एक नॉन प्रॉफिट कंपनी का गठन किया गया जो कि इंडिजीनियस कार्ड पेमेंट सिस्टम्स को बनाएगा और तभी लॉन्च किया गया इंडिया पे। और जब काफी समय बाद ये पूरी जिम्मेवारी एनपीसीआई को सौंपी गई तो एनपीसीआई ने इसका नाम बदल के इंडिया पे से कर दिया रुपे और फिर एनपीसीआई ने रुपे को कंसीव किया एज अल्टरनेटिव ऑफ वीजा एंड मास्टर कार्ड। पर यह सवाल निकल के आता है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आरबीआई को कि इन्होंने भैया वीजा और मास्टर कार्ड को टक्कर देने के लिए हमारे इंडियन मार्केट के अंदर एक डोमेस्टिक कार्ड को लॉन्च कर दी। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 2 रीजन। फर्स्ट,
2009 से 2012 तक के विजन पेपर में आरबीआई ने ये मेंशन किया है कि पूरे इंडियन कार्ड के मार्केट में डोमेस्टिक प्लेयर ना होने के कारण इंडियन बैंकों को वीजा और मास्टर कार्ड जैसे फॉरेन कंपनीज को अपने एफिलिएशन के लिए और साथ ही कनेक्शन बनाए रखने के लिए एक हाई कॉस्ट पे करना होता है। एंड सेकंड कि इंडिया के अंदर जो भी कार्ड से पेमेंट होती है वो फॉरेन कार्ड कंपनी से ही होती है, जो कि वीजा मास्टर कार्ड वगैरह है, तो भैया फॉरेन कंट्री में उनका ओरिजिन है। तो हमारे इंडिया के अंदर जो भी कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन होती हैं उसका कंप्लीट डाटा वो अपने कंट्रीज में स्टोर करते हैं। और इन्हीं इशूज से ओवरकम करने के लिए 26 मार्च 2012 को रुपए को लॉन्च किया गया। बट स्टिल शुरुआती दिनों में रुपए को इंडियन कार्ड मार्केट में अपनी परचेस बनाने के लिए काफी सफर करना पड़ा, पर इसके ग्रोथ में इसको असली बूस्ट तब मिला जब 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मात्र 6 सालों में इसका जहां मार्केट शेयर 0.6% था वो वहां से पहुंच के 60% तक पहुंच गया। तो चलिए अब बात करते हैं कि रुपए के स्ट्रेटेजी के पीछे हमारे गवर्नमेंट के क्या मास्टर स्ट्रोक प्लान थे। फर्स्ट, गवर्नमेंट स्कीम्स टू बूस्ट रुपे कार्ड। 28 अगस्त साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम लाया, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसका सीधा मोटिव था कि जो भी रूरल एरियाज के लोग हैं उनके तक बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाना है। और उसी समय हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने सारे पीएसयू बैंक्स को ये मैंडेट किया कि जो भी नए अकाउंट होल्डर है उनके लिए रुपे कार्ड ही इशू किया जाए। और ये स्कीम इतना बड़ा हिट साबित हुआ कि इनॉग्रेशन के दिन ही इस स्कीम के अंदर 15 बिलियन बैंक अकाउंट्स खुल चुके थे। जनवरी 2015 तक बात करें तो नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स की ओपनिंग हो चुकी थी 125 मिलियन। और अभी रिसेंटली जनवरी 2021 की बात करें तो ये आंकड़ा पहुंच गया था 416.5 मिलियन, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रूरल पीपल का है और वुमेन्स ऑफ इंडिया का है। फैक्ट के ऊपर बात करें तो अभी रिसेंटली एक डाटा निकल के आया फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, जहां मेंशन किया गया है कि इंडियन मार्केट के अंदर अब तक 90 करोड़ डेबिट कार्ड इशू किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रुपे डेबिट कार्ड का ही रहा है। और इस पूरे कार्ड पेमेंट मार्केट के अंदर बोले तो 90 करोड़ डेबिट कार्ड के अंदर रुपे कार्ड ने 34.5% मार्केट कैप्चर किया है। मतलब कि जो 90 करोड़ डेबिट कार्ड इशू किए गए हैं उसमें से अकेले रुपे कार्ड ने 31.74 करोड़ कार्ड इशू किए हैं। सेकेंड रीजन, अफोर्डेबिलिटी ब्रिंग्स एक्सेसिबिलिटी। एनपीसीआई के फॉर्मर सीईओ और एमडी श्री एपी हुड्डा जी का कहना है कि रुपे की जो इतनी तेज ग्रोथ हुई है उसका एक और सबसे बड़ा कारण है कि इसका यूनिक फीचर्स जो कि इंडियन कंज्यूमर्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। जैसे कि रुपे कार्ड दूसरे कार्ड के कंपेयर में काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, जैसे कि इसका एमडीआर रेट काफी कम है। जैसे कि वीजा कार्ड मास्टर कार्ड आपको चार्ज करते हैं कितना 0.5% से 3.5% तक, लेकिन रुपे कार्ड भैया फिक्स चार्ज करता है जो कि होता है 90 पैसे, जिसमें से 60 पैसे ये चार्ज करता है इशूइंग बैंक से, जिसका हमने एग्जांपल लिया था एसबीआई, और 30 पैसे चार्ज करता है रिसीवर्स बैंक से, बोले तो एक्वायरिंग बैंक से, जो कि हमने एग्जांपल में लिया था आईसीआईसीआई। पर अब तो ये भी नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि रुपे कार्ड की ग्रोथ को और बूस्ट करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया था दिसंबर 2019 में और अनाउंस कर दिया था कि भैया जनवरी 2020 से जो भी रुपे कार्ड से पेमेंट होंगे और यूपीआई से पेमेंट होंगे उस पर कोई भी एमडीआर चार्ज लगेगा ही नहीं। मतलब कि आप सोच के देखो कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट का जो मास्टर स्ट्रोक प्लान है, सबसे पहले इन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना लाया जिसका मोटिव था कि उन रूरल एरियाज के लोगों को टारगेट करना जो कि 50% है और उनके पास बैंकिंग की कोई भी सर्विसेज नहीं है, उसको लाया, बैंकिंग सर्विसेज दिलाया और सबके लिए इशू किया रुपे डेबिट कार्ड। और उसके बाद एमडीआर चार्ज को भी जीरो कर दिया, जिससे कि इशूइंग बैंक्स को बोले तो एसबीआई को और मर्चेंट को काफी बड़ा बेनिफिट हुआ। इतना ही नहीं, इंडियन बैंकों को पहले मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड इशू करने के बाद उनके नेटवर्क पर बने रहने के लिए इन इंडियन बैंकों को एक एडिशनली क्वार्टरली फी देना होता था। लेकिन भैया रुपे जो है डोमेस्टिक नेटवर्क के अंदर है, तो ऐसा कोई भी फी इंडियन बैंकों को देना ही नहीं होता है। थर्ड रीजन, टारगेटेड द अनटैप्ड मार्केट। पहले मार्केट के अंदर भैया सिर्फ वीजा और मास्टर कार्ड ही चलते थे, तो ये अपनी मनमर्जी से काम करते थे। इंडिया के अंदर 500 से ज्यादा बैंक अवेलेबल थे, लेकिन ये अपनी सर्विसेज सिर्फ 55 बैंकों को ही दे रहे थे। और इन 55 बैंकों में भी ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर्स के ही बैंक थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहीं पे बाजी मारी और इस पूरे अनटैप्ड मार्केट को जो भी बैंक उसके ऊपर इंडल्ज नहीं थे उनको बोला कि भैया आप हमारे स्कीम के तहत, बोले तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट खोलो और ज्यादा से ज्यादा रुपे डेबिट कार्ड को इश्यू करो और उसके लिए हम आपको कोई भी एमडीआर भी चार्ज नहीं करेंगे और कोई क्वार्टरली या मंथली फी भी चार्ज नहीं करेंगे। और आप यकीन नहीं करोगे कि जहां पहले लोअर मिडिल क्लास फैमिली और पुअर क्लास फैमिली बैंक में अकाउंट नहीं खोलवा पाते थे जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहां मिनिमम बैलेंस का रिक्वायरमेंट होता है 2000, 4000, 5000 का, लेकिन इस स्कीम के तहत ना ही उन लोगों ने भैया अकाउंट खुलवाया बल्कि अपनी सारे सेविंग्स को डिपॉजिट भी किया। एंड एज पर फाइनेंस मिनिस्ट्री डाटा दिसंबर 2021 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत टोटल 44.23 अकाउंट्स खुले हैं। और सबसे बड़ा अट्रैक्टिव जो चीज है यहाँ पे वो है अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स, जहां इन 44.23 करोड़ लोगों ने अपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 1,50,939.36 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए। और इन सबके पीछे कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें सबसे अहम भूमिका जो निभा रहे हैं वो है पीएसयू बैंक्स,
साथ ही नवंबर 2020 में हमारी करंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी ये बोल दिया था बैंकर्स के साथ एक मीटिंग में कि अब रुपे कार्ड ही ऐसा कार्ड होगा जिसको वो प्रमोट करेंगे। पर जहां हमारे इंडियन गवर्नमेंट के इन क्रूशियल स्टेप्स के द्वारा हमारे इशूइंग बैंक्स को, मर्चेंट्स को और आम लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, वहीं जो एक्वायरिंग बैंक्स थे जो कि ट्रांजेक्शन को रिसीव करते हैं उनको काफ़ी मोटा लॉस हो रहा है, क्योंकि उनके पास पहले आता था इंटरचेंज फी जो कि अब आना बंद हो चुका है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और साथ ही मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया तक रुपे कार्ड्स को पहुंचाने के लिए अभी दिसंबर 2021 में ही अभी रिसेंटली एक पैकेज निकाला है 1300 करोड़ का। और इस पैकेज में ये अप्रूव किया गया है कि जो भी एक्वायरिंग बैंक्स हैं जो कि रुपे कार्ड से पेमेंट रिसीव करते हैं उनको एक फिक्स परसेंटेज दिया जाएगा और ये फिक्स परसेंटेज उसी ट्रांजेक्शन के ऊपर मिलेगा जिसका वैल्यू 2000 तक होगा। और यही गवर्नमेंट बैक्ड रुपये को लेकर के जो ऐसी मास्टर स्ट्रोक प्लान बनाई जा रही है उसी को लेकर के फॉरेन कार्ड कंपनीज लाइक वीजा, मास्टर कार्ड को मिर्ची लगी पड़ी है। डर का माहौल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दोनों कार्ड कंपनीज ने अपने रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट को, बोले तो यूएस गवर्नमेंट को, ये कंप्लेंट किया है कि भैया इंडियन गवर्नमेंट फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से प्रमोट कर रहे हैं अपने कार्ड को। पर यहाँ सवाल निकल के आता है कि जब गवर्नमेंट का इतना सारा सपोर्ट और इतना सारा एफर्ट लग रहा है रुपे कार्ड को प्रमोट करने में, तो क्या भैया वीजा और मास्टर कार्ड सचमुच में इनका द एंड हो जाएगा इंडियन कार्ड के मार्केट के अंदर? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जहां एक और इंडियन डेबिट कार्ड मार्केट के अंदर रुपे लीड कर रहा है, वहीं इंडियन क्रेडिट कार्ड मार्केट के अंदर रुपे काफी पिछड़ा हुआ है वीजा और मास्टर कार्ड से। और इसी क्रेडिट कार्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं से भैया बैंकों का अच्छा इनकम होता है। फैक्ट के ऊपर बात करें तो इंडियन क्रेडिट कार्ड मार्केट के अंदर रुपए का सिर्फ 20% ही मार्केट शेयर है और डोमिनेंट प्लेयर में ये वीजा और मास्टर कार्ड ही है। लेकिन एनपीसीआई ने इसे टैकल करने के लिए और भी कई सारी रणनीति अपनाई है। एनपीसीआई ने इस चीज से टैकल करने के लिए रुपए के क्रेडिट कार्ड बिजनेसेस के ऊपर और साथ ही कॉन्टैक्टलेस पेमेंट ऑफरिंग्स के ऊपर काफी तेजी से काम कर रहा है, जहां से ही रुपए अपना पेस पकड़ सकता है। अब अक्सर लोगों को लगता था कि भैया इंडिया के अंदर भले रुपे कार्ड बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन ओवरसीज पेमेंट्स के लिए, बोले तो फॉरेन कंपनीज को पेमेंट करने के लिए ज्यादातर वीजा और मास्टर कार्ड की जरूरत पड़ते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि इस चीज पर भी गवर्नमेंट ने भैया 2014 से ही काम करना शुरू कर दिया था, जहां पे सबसे पहले सिंगापुर ने आकर के इंटरनेशनल पार्टनरशिप किया था इंडिया के साथ, जहां उन्होंने रुपे के डेबिट कार्ड को प्रमोट करने में मदद करी थी। इसके साथ ही एनपीसीआई ने भी रुपे कार्ड के ग्लोबली प्रेजेंस बनाने के लिए डिस्कवर फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी, जहां पे उनकी जो भी सब्सिडियरी कंपनी है जैसे कि डिस्कवर हो गया, डायनर्स क्लब इंटरनेशनल हो गया, पल्स नेटवर्क हो गया, इन सब के साथ पार्टनरशिप करा ताकि वो अलग अलग तरह के कार्ड्स बना सके और ग्लोबली उसका प्रेजेंस बना सके। साल 2014 से 2019 तक टोटल 64 मिलियन ग्लोबल रुपे कार्ड्स इशू किए गए हैं, जिसको पूरे वर्ल्ड वाइड 190 देशों के 1.8 मिलियन एटीएम्स साथ ही 41 मिलियन मर्चेंट्स के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। जहां एक और एनपीसीआई रुपे कार्ड्स के ग्लोबलाइजेशन पे काफी जोरों से काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है वो उसके जरिए फॉरेन कार्ड कंपनीज की नसें टाइट करने में लगी है। क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया कि ये वीजा और मास्टर कार्ड जैसी फॉरेन कार्ड कंपनीज हैं वो हमारे कार्ड बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन का जो भी इंडियन डाटा होता है वो अपनी कंट्रीज के सर्वर में स्टोर करते हैं। तो इसी को देखते हुए जुलाई 2021 में आरबीआई ने मास्टर कार्ड पर बैन लगा दिया कि अब वो नए कार्ड्स को इशू नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया सीधी सी बात है, वो हमारे यहाँ का डाटा हमारे यहाँ रखना चाहिए, तो अपने कंट्री के सर्वर के ऊपर अपलोड करते हैं। और इसी चीज के कारण जहाँ एक और इन फॉरेन कार्ड कंपनीज को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगते जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रुपे कार्ड का जो ग्रोथ है वो स्काई रॉकेटेड हो रहा है। एनपीसीआई के एक डाटा के अकॉर्डिंग साल 2018 से 2019 तक में जो भी रुपे कार्ड इशू किए गए हैं उससे 112.7 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए हैं, जिसका टोटल जो वैल्यू है वो है 1.174 लाख करोड़। और फरवरी 2021 तक टोटल 628.41 मिलियन रुपे कार्ड्स इशू किए जा चुके हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी रुपे कार्ड्स की, जो कि न सिर्फ डोमेस्टिकली लीड कर रही है बल्कि ग्लोबली भी अपना प्रेजेंस काफी तेजी से एक्सपेंड कर रही है। साथ ही हमारी जो पहली डिपेंडेंसी थी फॉरेन कार्ड कंपनीज के ऊपर उसको भी कम कर दिया है, और तो और हमारा डाटा भी उनसे प्रोटेक्ट कर रही है और इवेंचुअली हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रही है। तो दोस्तों वीडियो से जरा सा भी कुछ सीखा है तो उसको सिर्फ अपने तक सीमित मत रख करके ज्यादा लोगों तक शेयर भी करना, अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, कलीग्स, रिलेटिव सबके साथ शेयर करो ताकि सभी को पता चल सके कि हमारी जो देसी कंपनी रुपे है वो कैसे फॉरेन कार्ड कंपनीज के इंडियन मार्केट के अंदर छक्के छुड़ा कर रखी है। और वीडियो पसंद आ गया तो उसको जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको भी प्रेस करके रखना ताकि इसी तरह की इंसाइटफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली नेक्स्ट और पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।